शुरू करें? चलिए, अब मुझे सुनिए, कल हम कहाँ तक कर लिए थे? लुब्रिकेंट। अच्छा, फ्रिक्शन चल रहा था ना? फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण। चलिए बताइए फटाफट, पहला पॉइंट में घर्षण में हमने क्या लिखवाया था? इरेगुलर सरफेस। ठीक है, अनियमित सरफेस, जब दो अनियमित सरफेस एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे तो वहां घर्षण होगा। ये क्या है? घर्षण एक बल है। ठीक है, घर्षण जो बल है हमेशा गति के विपरीत काम करता है। कैसे? देखिए जरा, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये सरफेस है, इधर आपने फोर्स लगाया इस पे, तो ये गति किधर करेगा? जाहिर सी बात है, जब फोर्स आपने इधर लगाया तो गति इधर करेगा। नहीं, अगर मैं किसी चीज को पुश कर रहा हूं तो मैं जिस डायरेक्शन में धक्का दूंगा उसी डायरेक्शन में वो जाएगा, किंतु फ्रिक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में हम धक्का दिए हैं उस डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। मतलब फ्रिक्शन कहां लग रहा होता है? अभी कहां लगेगा? यहां लगेगा इसका फ्रिक्शन। जब ये हम इधर खींच रहे हैं, इसको ढकेल रहे हैं, तो फ्रिक्शन लगेगा इस धरती के वजह से और इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के अनियमितता के कारण, यानी कि इसके बीच में लगेगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट। तभी तो दम लगता है। बर्फ पर चलना आसान होता है। जैसे बर्फ को एक बाइक के ऊपर रखिएगा और बाइक को अचानक बढ़ाइएगा, बर्फ वहीं रह जाएगा, क्योंकि बर्फ में क्या होता है? फ्रिक्शन कम होता है, नामात्र का फ्रिक्शन होता है, बहुत कम। ठीक है, वही बालू पे चलना कठिन हो जाता है क्योंकि बालू में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। पानी में चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। बहरहाल सुनिए, तो आप समझे घर्षण जो बल है, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल फोर्स के काम करता है। मतलब जो मोशन में ऑब्जेक्ट होता है उसका हमेशा अपोजिट रहता है। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? ऋणात्मक बल किसको कहेंगे? आपको मालूम है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिधर विस्थापित, जैसे मैं बल लगा रहा हूं उधर और वो मूव हो रहा है इधर, यानी कि हमारा जो बल लग रहा है वो निगेटिव। समझ गए? सामान्य बात है। अगर आप फोर्स जिस डायरेक्शन में, मतलब अगर इसको बोलना होगा कि निगेटिव फोर्स किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव एन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का अपोजिट हो रहा हो फोर्स के, फोर्स आप इधर लगा रही हैं और विस्थापित इधर हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव फोर्स। घर्षण के अंतर्गत किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होता है। ये 2015 और 16 में पूछा गया एक प्रश्न है। अभी प्रश्न हम ले आए हैं आपके लिए, कम से कम 50-60 प्रश्न होगा जो सिर्फ और सिर्फ इसी बिंदु पे आधारित होगा, घर्षण पे और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे, जो प्रीवियस तमाम सालों में पूछा गया है और रिपीट होते हैं। बहुत क्वेश्चन तो बहुत हैं, बट बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। ये तकरीबन 15-16 साल का प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, जो आपके सामने हम लाएंगे। तो समझ गए, घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत होता है। अच्छा, एक और पॉइंट था इसमें, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है।
घर्षण बल। जब मैं घर्षण बल बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। जो इंग्लिश वाले होंगे वो लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होता है फ्रिक्शन के द्वारा। तो फ्रिक्शन आपने क्या समझा? फ्रिक्शन भाई कभी भी एक सरफेस और दूसरे सरफेस के ऊपर जब आप खींचिएगा तो इस सरफेस के अनियमितता के कारण घर्षण उत्पन्न होता है। अच्छा, घर्षण अकेले नहीं उत्पन्न होता है, एक ऑब्जेक्ट को, एक वस्तु को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रखिएगा तभी घर्षण उत्पन्न होगा। और घर्षण कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के एरिया पे निर्भर नहीं करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर मतलब कि वस्तु कितना रुखरा है, कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, इस पे, न कि वस्तु कितना छेकता है, क्षेत्रफल, एरिया कितना लेता है, एरिया पे निर्भर नहीं करता। ये हम कल बात बता चुके थे। और ये भी बता चुके थे कि जो फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सकता है, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। अच्छा, ये भी बताया था हमने कि फ्रिक्शन से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी खत्म नहीं होती है, एनर्जी खत्म नहीं होती है। घर्षण से जो ऊर्जा निकलेगा वो खत्म नहीं होगा, वो तापीय ऊर्जा में बदल जाएगा। किसमें? टेम्परेचर एनर्जी में बदल जाएगा। घर्षण द्वारा किया गया कार्य भी खत्म नहीं होता, वो भी तापीय एनर्जी में बदल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट लिखना है कि घर्षण को कम किया जा सकता है। किसके द्वारा? लुब्रिकेंट के द्वारा। लुब्रिकेंट के द्वारा मतलब स्नेहक के द्वारा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्नेहक के द्वारा घर्षण बल को, फ्रिक्शन को कम किया जाता है। नहीं किया जाता? किया जाता है ना। हां, जैसे किस किस से कम किया जाता है? तेल, ऑयल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट, इन सभी चीजों से क्या किया जाता है? घर्षण को कम किया जाता है। बॉल बेयरिंग देखा है आपने? वो जो होता है, अगर वो टाइट चले, स्लीप करे, तो उसको नचाने के लिए उसमें मोबिल डाल दिया जाता है ताकि वो बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और हाँ ठीक है, हाँ बता रहे हैं। हो गया? देखिए, लिख लिया आपने? जो स्नेहक होता है, लुब्रिकेंट होता है, वो 3 टाइप के होते हैं। जो लुब्रिकेंट होता है, स्नेहक, या इसको बोलेंगे लुब्रिकेंट, ये कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे। एक होगा सॉलिड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट, इसको बोलते हैं ठोस स्नेहक। दूसरा होगा अर्ध स्नेहक, जिसको बोलते हैं सेमी सॉलिड। अर्ध स्नेहक नहीं यार, अर्ध ठोस स्नेहक। अर्ध ठोस स्नेहक इसको बोलेंगे सेमी सॉलिड। इसके बाद
तीसरा होगा द्रव या द्रव्य जो लिक्विड में होता है, तो इसको बोलते हैं हम लिक्विड, क्या, लुब्रिकेंट। तो ठोस में क्या होगा? ग्रेफाइट। ठोस का एग्जाम्पल क्या होगा? ये ठोस में सॉफ्ट होता है, पेंसिल में पाया जाता है। ग्रेफाइट कहां पाया जाता है? पेंसिल में। उसको छू के देखिएगा, वो सॉफ्ट भी दिखेगा। तो इसका भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किस कैटेगरी में आता है? सॉलिड लुब्रिकेंट में आता है। अच्छा, अर्ध में क्या होगा? ग्रीस। क्या होगा अर्ध में? ग्रीस। और द्रव में क्या होगा? तेल, ऑयल या मोबिल। मोबिल को क्या लिखते हैं? मोबिल ही लिखते हैं ना? ठीक है, चलिए, क्या ये बात समझ में आई? स्नेहक, ये सब स्नेहक घर्षण को क्या करता है? उत्पन्न करता है, कम करता है। घर्षण समझ में आ रहा है? एक सामान्य बात है, घर्षण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और घर्षण को अगर हम ठीक से देखें तो लाभ भी होता है घर्षण से और नुकसान भी होता है। तो वो हम आगे जिक्र करेंगे। तो फिलहाल घर्षण से जो बातें मैंने सिखाए हैं अब तक, आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न वैसे ही बनेंगे। तो घर्षण के बारे में सबसे पहले मैं फिर से एक बार बता देता हूं, क्या क्या बताया, याद होना चाहिए। घर्षण अनियमित सरफेस जब एक दूसरे पे होते हैं तो उससे क्या निर्मित होता है? घर्षण। घर्षण एक बल है जिसको छिन्न बल कहते हैं या वीक फोर्स कहते हैं। घर्षण हमेशा गति के विपरीत डायरेक्शन में काम करता है। मैंने बताया था, अगर मैं बेंच को इधर खींच रहा हूं तो इसके नीचे और सरफेस के नीचे उधर विपरीत काम करेगा, तभी हमें क्या लगता है? बल लगता है। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य खत्म नहीं होता, ऊर्जा में बदलता है, वो तापीय ऊर्जा में। ठीक है। अच्छा, अगर कोई वस्तु मतलब बिना बाहरी फोर्स के लगातार चल रहा है तो एक टाइम के बाद वो रुक जाएगा। किसके कारण? घर्षण के कारण। एक बॉल को फेंकिएगा, बस अब छोड़ दीजिए, फेंक दिया आपने, तो कुछ दूर तक चलेगा जरूर, लेकिन आप कुछ मत बल लगाइए। लगातार एक बल काम कर रहा है, उसके विपरीत दिशा में कर रहा है ना, वो कौन सा बल है? घर्षण बल है। ठीक है। अब देखेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की क्या हुआ? कैसे हंस रही हैं? टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसको देखेंगे। घर्षण के प्रकार, भाई ये असमंजस है। मतलब जो मेरे दिमाग में फ्लो में आ रहा है कि जैसे अब मैं फ्रिक्शन, तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन लिख दिया। अभी घर्षण का कुछ शुरू करूंगा तो घर्षण से शुरू कर दूंगा। तो ये दोनों इंग्लिश बैच है, तो इसको थोड़ा सा, अच्छा फिर भी अगर आपको जैसे मैं तो पढ़ा रहा हूं, फ्लो में पढ़ा रहा हूं, यदि फिर भी आपको लगे कि सर इसका हिंदी क्या है, तो आप बेहिचक पूछिएगा। हिंदी या अंग्रेजी में भी अगर आपको लगे कि सर इसका अंग्रेजी क्या है, उसको पूछ लेना है कि सर कैसे हम अंग्रेजी में इस बात को लिखेंगे, ये भी पूछ लेना है। एकदम संकोच नहीं करना है, हमारा यही काम है, मैं इसीलिए आया हूं। और रही बात, दोनों भाषाओं की मर्यादा इसीलिए होती है कि आप शुरुआती दौर से जिस भाषा में सहजता से आप पढ़ रहे हैं, उसी भाषा को आप सहजता से लीजिएगा। और अब जो आपका कंपटीशन है, ये भाषा बैरियर नहीं होनी चाहिए। चीजें समझ गए तो एमसीक्यू करना है भैया, चीजें समझ जानी चाहिए। मैं हिंदी और इंग्लिश मिला के ही लिख रहा हूं, फिर भी कहीं अगर आपको दिक्कत लगे तो आप पूछिए। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक को स्थैतिक घर्षण। दूसरा होता है
मतलब बताऊंगा कि ये क्या होता है, फिर दूसरा क्या होता है उसको, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को बोलते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा होता है लिमिटिंग को सीमांत बोलते हैं। इसका बाद एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसको गति में जब किसी चीज को ला दिया जाता है। ठीक है, देख ले बेटा, देख ले, थोड़ा सा तसब्बुर कर, तसल्ली समझते हो तो आगे आएंगे। किसी किताब में पढ़ लिया होगा, वो 3 ही और 2 देते हैं, तो थोड़ा सा सीखिए। हम एक क्रमबद्ध बता रहे हैं आपको। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब ठीक है, मैं उस पे आऊंगा, रोलिंग पे भी आऊंगा। इसको बोलते हैं गतिज या सर्पी। किसी किसी किताब में, जैसे एनसीईआरटी दिया है सर्पी, उल्टा सीधा शब्द मिलते हैं उनको। सर्पी घर्षण। और लास्ट होता है जिसके लिए बेआबरू हुए जा रहे थे, रोलिंग फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं लोटनिक घर्षण। हिंदी में क्या बोलते हैं? लोटनिक घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। लिख लीजिए। अच्छा, मेरे पास इमेज था ना, शायद मैं दिखा रहा हूं इमेज। पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। क्या करें, हट जाऊं? हट जाते हैं। समझ में आ रही है राइटिंग? लोटनिक, इसका हिंदी होता है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण क्या होता है? लोटनिक घर्षण। हो गया? आगे बढ़े तो जरा देखते हैं इमेज। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही समझा देता हूं। चलिए, सबसे पहला क्या है? स्थैतिक या स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये तब काम करता है, सुनिए, स्टैटिक फ्रिक्शन जब वस्तु स्थिर होता है, स्टैटिक पोजीशन में होता है। ये फ्रिक्शन तभी लगता है जब वस्तु रुका रहे, और वस्तु रुका है इसका मतलब उसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो वो जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। जब वस्तु क्या होता है? रुका होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका सरफेस है। अच्छा, एक चीज देखिए, जब भी यहां आप कुछ बल लगाएंगे तो इधर जाएगा। मान लीजिए कि लगा रहे हैं और हिल ही नहीं रहा है, तो जो यहां फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर आप इसको परिभाषा लिखेंगे तो आप बोलेंगे कि द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है और वो वस्तु क्या है? रेस्ट में हो,
तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। इस बात को लिख लीजिए। हाँ, व्हेन दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो हिंदी में लिख लीजिए, जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तब जो घर्षण लगता है वह स्थैतिक घर्षण कहलाता है। जब वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है तब जो घर्षण काम करता है उसको स्थैतिक या स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, द फ्रिक्शन फोर्स acts on an object that is in rest। ऑब्जेक्ट किस में हो? रेस्ट में हो, तब जो अप्लाई होता है फ्रिक्शन उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक कंडीशन वो होता है कि कोई वस्तु पे आप जब बल लगाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब चलेगा तब चलेगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप खूब दौड़ रहे हैं, खूब तेजी में, एक ऐसा लिमिटेशन आया कि आपको लगेगा कि अब स्लिप करेंगे तब स्लिप करेंगे? ऐसा हुआ है कभी? गिरे 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 बच गए भैया, ऐसा? हाँ, तो जब भी कोई वस्तु रुका हुआ है लेकिन वो अब बिल्कुल टेंड हो जाए कि अब मूव कर सकता है, सरकने को हो जाए, तो ये जो फ्रिक्शन होता है कमोबेश अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है। मतलब अब उससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, गतिज फ्रिक्शन, गतिज घर्षण हो जाएगा, सर्पी हो जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगा, क्योंकि स्लिप कर गया। एक तो रुका हुआ है, और दूसरा कंडीशन जब वस्तु क्या हो? टेंड्स टू मूव। टेंड्स टू मूव का मतलब वस्तु सरकने ही वाला हो, सरकने को हो। ये कौन सा फ्रिक्शन मैं बता रहा हूं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। ये वे घर्षण है जब कोई भी ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव हो। टेंड्स टू मूव का मतलब सरकने वाला ही हो। तो इसमें जो फ्रिक्शन लगता है वो तकरीबन लगभग, ये जो फ्रिक्शन होगा अप्लाइड फोर्स के लगभग क्या होगा? लगभग इक्वल होगा, तब ये फ्रिक्शन लगेगा। तो ठीक है, फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और बल को, फोर्स जो इस पे लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा गति के अपोजिट लगता है, तो कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तीसरा जो घर्षण हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? छोटा एफ ये है फ्रिक्शन, और बड़ा एफ को फोर्स, बल। घर्षण वाला बल डिनोट करना है तो किससे करेंगे आप? छोटा एफ से। मतलब आप छोटा एफ से इसे पहचान सकते हैं कि ये फ्रिक्शन है। तीसरा नंबर क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं बताइए? सर्पी। सर्पी या गतिज
इसका मतलब है कि जब वस्तु या ऑब्जेक्ट किस में हो, मोशन में हो। जब जब ऑब्जेक्ट किस में हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब ये वस्तु गति में हो तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं? भाई ऐसे मत करो। चलिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इस ये कब लगता है? तो हिंदी वाले लिखेंगे गतिमान वस्तु। गतिमान वस्तु, गतिमान वस्तु में जो घर्षण काम करता है, गतिमान वस्तु में जो घर्षण काम करता है उसे, गतिमान वस्तु में जो घर्षण काम करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन या गतिज या सर्पी, मतलब मूव कर गया। गतिज का मतलब क्या है? मोशन में है। आई बात समझ में? मोशन में होगा तब जो घर्षण काम करेगा, तो वो कौन सा घर्षण कहलाएगा? स्लाइडिंग। अच्छा, अब जो फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, इसे है लोटनिक। लोटनिक फ्रिक्शन। भैया ये घर्षण वो घर्षण है जिसमें चीजें स्लिप नहीं कर रही हैं, लुढ़क रही हैं। समझ रहे हो? रोल कर रही हैं, चल रही हैं। चलिए, अब जो हम पढ़ेंगे, क्या लिख लिया था आपने सभी ने? अच्छा, समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? एक प्रैक्टिकली चीज है जो आप रोजमर्रे के जीवन में करते हैं। आखिरी है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, इसको क्या बोलते हैं? लोटनिक। लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण, इसमें क्या होता है? ये गति में होता है, ऐसे ऐसे चल रहा है तो इसके नीचे सरफेस पे कहां लगेगा फोर्स? इधर साइड लगेगा। जैसे ये इस साइड मूव कर रहा है तो घर्षण किधर लगेगा? नीचे। सबसे कम घर्षण अगर, अच्छा बताइए, अच्छा कोई गैस वाले जो ट्रक होती हैं उसको सड़क पे फेंकते हुए देखा है? नहीं देखा है? जो घर पे खाना बनाते हैं वो गैस ऐसे कहीं से भी फेंक देता है। ये ठीक वैसे ही होते हैं, बालक जैसे। बालक को कहीं फेंक दो, मतलब बालिका नहीं, बालक। बालक मतलब तुम लोग, पुरुष। मतलब ये है कि आप उसको खींच के ले जाइएगा तो ज्यादा ताकत लगेगा, या लुढ़का के ले जाइएगा तो? जब खींच के ले जाइएगा तो तब वो कौन सा घर्षण काम कर रहा है? स्लाइडिंग। लेकिन आप दिमाग लगाता है वो भी, खींचता नहीं है। वो फिजिक्स नहीं पढ़ा है लेकिन वो खींचता नहीं है। वो क्या कर देगा? गिरा देगा और पैर से मारते चलेगा। चल, उसमें क्या होगा? वो कम क्या होता है? फ्रिक्शन कम होता है, आसानी से चलता है। तो इससे अनुमान लगाइए सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगता है? रोलिंग फ्रिक्शन। अभी हम लिखवाएंगे इसका कंडीशन, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया है। तो बात समझ में आया? रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, लोटनिक फ्रिक्शन क्या है? जब वस्तु, लिखिए, लोटनिक घर्षण में वस्तु लुढ़कती है। जब वस्तु लुढ़कती है, लुढ़कती समझते हो? स्लिप नहीं होना। हां, जब वस्तु लुढ़कती हो तब, जब वस्तु लुढ़कती हो तब जो घर्षण काम करता है वह लोटनिक घर्षण कहलाता है। या लुढ़कती हुई वस्तु में जो घर्षण काम करता है, लुढ़कती हुई वस्तु में जो घर्षण काम करता है, उस घर्षण को क्या कहते हैं? लोटनिक। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे?
ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है तब, मतलब सर्कल रोटेट मतलब घूम रहा होता है, तब जो ऑब्जेक्ट, तब जो फ्रिक्शन काम करेगा, तब क्या कहलाएगा वो? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? एग्जाम्पल बताए नहीं, फुटबॉल चलना या सिलेंडर वाला काम जो करते हैं, डुगारी नहीं खत चले ले, ये जो पहिया वाला या टायर वाला, ये सब वही है, नीचे लगता है। यहां जैसे ये तो टायर के नीचे, जैसे ट्रक चल रही है तो ट्रक के पहिया के नीचे लगेगा, अगर वो इस डायरेक्शन में है। अपोजिट में तो लगता है, मोशन के हमेशा अपोजिट में लगता है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अब जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसका कंडीशन देखेंगे इधर। अब आप बताइएगा सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन? स्टैटिक। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है सबसे ज्यादा होता है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू स्टैटिक। उसके बाद मतलब आप समझ गए, इसके बाद सबसे कम रोलिंग में, लुढ़काने में सबसे कम लगता है। क्या ये बात समझ में आ गई? इस क्रम को याद रखिएगा, ये परीक्षा में विकल्प के तौर पे आपसे पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक, अब हम लिखेंगे घर्षण से लाभ या हानि। क्या सीखेंगे अब? हाँ, जैसे ये जो फ्रिक्शन है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक वे फ्रिक्शन जिससे आपको लाभ हो और एक वे फ्रिक्शन जिससे आपको नुकसान हो। तो इसको दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं आसानी के लिए, मैं समझाने के लिए ऐसा पढ़ाता हूं। ऐसे किसी किताब में नहीं मिलेगा कि फ्रिक्शन को दो हिस्सों में बांट दिया, लेकिन मुझे क्या है, आपको समझाना है क्योंकि आपसे करवाना है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू, अच्छा ये कब मैं ये कैसे करवा पाऊंगा? जब मैंने बहुत सारे एमसीक्यू को एनालिसिस किया है तो मुझे एक आइडिया आ गया कि भाई ये बात बच्चों को ऐसे बताओगे तो उनको लगेगा कि ये कुछ अलग चीज नहीं है, इसी में पढ़ रहे हैं। देखिए, जो जिस फ्रिक्शन से आपको लाभ हो, बेनिफिट हो, उसको बोलेंगे पॉजिटिव फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? और जिस फ्रिक्शन से आपको नुकसान हो, हानि हो, उसको बोलेंगे नेगेटिव फ्रिक्शन। सिंपल सी बात है, आम जीवन में ऐसा ही होता है। नेगेटिव का मतलब भाई नुकसान और प्लस का मतलब फायदा। तो लिखिएगा पॉजिटिव फ्रिक्शन। ठीक है, और दूसरा जो है फ्रिक्शन वो है नेगेटिव फ्रिक्शन, या इसको बोलेंगे ऋणात्मक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक घर्षण। और इसको क्या बोलेंगे? सकारात्मक घर्षण। जो पॉजिटिव है उसको सकारात्मक और जो नेगेटिव है उसको ऋणात्मक। जरा समझेंगे, इस फ्रिक्शन में क्या होगा? जिस फ्रिक्शन से हमें, जिस घर्षण से हमें लाभ होता है उसे पॉजिटिव फ्रिक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होगा? इस बात को लिखिएगा, अभी प्रश्न आएगा तो आपको उत्तर देना है। जिस घर्षण से या जिस फ्रिक्शन से हमें हानि होती है, हानि से याद आया, हानि शेर नहीं बोलेंगे वाह वाह, पहले ही कह रहा है। मतलब जिस घर्षण से हमें हानि होती है उसे नेगेटिव फ्रिक्शन कहते हैं, उसे नेगेटिव फ्रिक्शन कहते हैं। समझ में आई बात?
अब हम जो पढ़ेंगे देख लेंगे कि अब मैं 4-5 लाइन लिखवाऊंगा या बोलूंगा या बताऊंगा, आपको तय करना है कि कौन हमारे लिए लाभदायक है और कौन आपके लिए नुकसानदायक है। पहले लिखूं, चलूं? ये आपने लिख लिया? चलिए, पहला पॉइंट, बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ पे कम घर्षण होता है। बर्फ पे, ये बात लिख लीजिए। ये बात इसलिए लिखवा रहा हूं कि ऐसे नहीं है कि बता दें आपको, ये प्रश्न पूछा गया है। हाँ, मतलब एक पॉइंट बना के लिख लीजिए ऐसे ही। अच्छा, हेडिंग कौन था आपका? घर्षण से लाभ तथा हानि। घर्षण से लाभ तथा हानि। तो पहला, बर्फ में घर्षण कम होने से उस पर चलना मुश्किल होता है। तो बर्फ में क्या है? घर्षण कम होता है। बोल रहे, पूछना। दूसरा पॉइंट, अच्छा, बालू पे घर्षण, बालू सैंड, बालू में घर्षण अधिक रहने के वजह से, होने के कारण, ड्यू टू हेवी फ्रिक्शन इन सैंड, चलने में क्या होती है? कठिनाई। तो बालू में घर्षण अधिक होने के कारण चलना मुश्किल होता है। अच्छा, ये तो अधिक घर्षण के कारण। अच्छा, दूसरा, जो बॉल बेरिंग है, बॉल बेरिंग, उसमें मोबिल लगा देंगे तो घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां लिखिएगा कि बॉल बेरिंग में स्नेहक लगाने से, स्नेहक लगाने से, अच्छा, जब स्नेहक या लुब्रिकेंट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? जो स्लाइड कर रहा होगा वो रोलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। यही प्रश्न पूछा गया था, इसलिए पॉइंट यही है, होना चाहिए। बॉल बेरिंग में स्नेहक लगाने से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वे रोलिंग फ्रिक्शन में बदल जाता है, में बदल जाता है। नहीं, अरे पहले क्या करेगा? वो स्लाइड करेगा तो दिक्कत होगा उसमें, तो उसमें क्या डाल दिया आपने? ग्रीस डाल दिया। अब क्या होगा? साइकिल चलाते हो तो पीछे वाला गियर क्या होता है? कभी कभी रुखरा फंस जाता है, तो उसमें डाल दोगे तेल, मोबिल, जो भी डालना है, तो वो फिर क्या हो जाएगा? आसानी से चलने लगेगा। तो बॉल बेरिंग में स्नेहक या लुब्रिकेंट, कोई भी बॉल बेरिंग है तो उसमें लुब्रिकेंट लगाने से जो स्लाइडिंग हो रहा है वो क्या किस में बदल जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन में। ठीक है। अच्छा, मशीन के पुर्जे टूटने से बच जाते हैं, कौन सा? सकारात्मक कि नकारात्मक? कैसे बच जाते हैं टूटने से? स्नेहक लगाने से। तो इतनी बात, हाँ, इतनी बात आप समझ गए। अब आखिरी टॉपिक फ्रिक्शन का, आखिरी बिंदु, उसको बोलेंगे फ्रिक्शन का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ घर्षण गुणांक। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? घर्षण
गुणांक, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। तो इसमें एक चीज समझना होगा, मैंने शुरू दिन जब फ्रिक्शन बताया था तो बताया था, ये देखिए ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका, कोई ऑब्जेक्ट है, और ये है आपकी जमीन, दिख रही है जमीन, हाँ दिख तो रही है, ये जमीन, ठीक है। और आपने लगा दिया यहां से इस पे बल लगा दिया। चलिए, जब इधर बल लगाया तो जाहिर सी बात है कि इधर जाएगी। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट पर नीचे एक बल लग रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा नहीं, धरती इस पे बल खींचेगी, लगाएगी। अरे भाई इसमें वजन है, तो इसके वजह से mg लग रहा होगा नीचे, तो एक बल नीचे लगेगा इस पे, वो क्या लगेगा, मास वाला जो mg है, g नीचे लगेगा, तो एक बल नीचे लगेगा। लेकिन इसके वजन के हिसाब से चूंकि ये टिका हुआ है कहीं, तो वो भी तो इसके ऊपर एक बल लग रहा है, उसको प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, या इंग्लिश में नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। जैसे मैं या आप सभी बेंच पे बैठे हैं, तो जितना भार आप बेंच पे दे रहे हैं उतना ही भार बेंच आप पे लगा रहा है, ठीक वैसे उसी दिशा में, मतलब तभी तो आप रुके हुए हैं ना, वरना नीचे गिर जाते। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो नीचे तो एक बल लग रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर धरती भी एक ऊपर की तरफ बल जो दे रही है, वो दे रही है एक और बल जिसका नाम है नॉर्मल फोर्स। क्या है, नॉर्मल फोर्स, या इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया अभिलंब, या हिंदी में इसको लिखा जाता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, या इसे अभिलंब बल या नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, करता है, सामान्य बात है ये। जहां आप खड़े होंगे, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, तो अगर मैं इस पोडियम पे अगर मैं खड़ा हूं और ये मेरा भार सह रहा है, इसका मतलब है कि ये भी मेरे पे मेरे भार बराबर ऊपर बल लगा रहा है। तो जो घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक वो यही है, फ्रिक्शन का जो घर्षण गुणांक है, जो, अच्छा इस पे फ्रिक्शन किधर काम करेगा बताओ, कौन सा कलर लिया हमने, ये ले लेता हूं, वाइट ही ले लेते हैं, नहीं ये यहां लगेगा, किधर लगेगा, घर्षण जो लगेगा वो किधर लगेगा, अपोजिट लगेगा, सरफेस पे इधर लगेगा। तो घर्षण गुणांक यही कहता है कि जो आप बल लगा रहे हैं, जो ये बल लगेगा, ये समानुपाती होगा किसका, ये जो नॉर्मल है इसको n कह लीजिए या r कह लीजिए, n कह लीजिए या r कह लीजिए। n से नॉर्मल, r से रिएक्शन ऑफ फोर्स, मतलब रिएक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, जो लंबवत बल है उसको बोलते हैं। तो r और n, किसी किसी किताब में n डिनोट करता है और किसी किसी किताब में r। तो इसका ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई बल आरोपित है तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स होगा या जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा वो इसका समान अनुपात में होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, समान अनुपात में होगा। ये जो बल है, ये जो बल लग रहा है इस पे, ये, अच्छा आप लोग जानते हैं कि इस साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट दिया जाता है। तो यहां इक्वलिटी साइन जब आएगा तो एक क्या आएगा, ये म्यू
दिया जाएगा इसके इक्वल में, और तब क्या होगा आर। कोई दिक्कत? अभी क्या होगा, यही जो ये जो म्यू है इसको बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं? नियतांक। और ये जो नियतांक है, ये जो नियतांक है किसका गुणक है? अभिलंब का। इसके बदले में इक्वलिटी का साइन लगा है, और ये नियतांक दिया जाता है मान के। कांस्टेंट रखिएगा तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, यही नियम है मैथमेटिक्स और फिजिक्स का। कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखेंगे तब ये इक्वलिटी में बदलेगा। तो ये नियतांक जो है यही है घर्षण गुणांक। क्या है? घर्षण गुणांक। इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये इधर जब ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू हो जाएगा आर बाई एफ बाई आर। तो ये जो फॉर्मूला आपका मिला म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, ये क्या मिला आपको? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो भाषा में लिखिए, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, या इसको बोलेंगे घर्षण गुणांक। क्या बोलेंगे? घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक जो है वो होता है इसको F। तो क्या बोलेंगे इस पे? घर्षण बल बल, जो आरोपित बल है। नीचे क्या होगा इसका? अभिलंब। इसको बोलेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल, या इसको नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं आप। तो भाषा में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? भाषा में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि घर्षण गुणांक किसी वस्तु पर जो फ्रिक्शन बल काम करता है वो नॉर्मल फोर्स के समानुपाती होता है। जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है इसका समान अनुपात में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सीधा सा हमने ये लिख दिया, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए म्यू दिया जाता है। ये म्यू ही क्या होता है? एक नियतांक कांस्टेंट है। नियतांक का मतलब क्या होता है? ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अभी बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। इसके 3 बात आपको याद रखना पड़ेगा। इसका 3 बात, और 3 बात में से 2 बात तो बिल्कुल ही याद रखना पड़ेगा। क्या? कि इसकी वैल्यू, मैं हटाऊं इसको या आप यहीं पे पॉइंट दे देता हूं। पहला पॉइंट, ये मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? इसमें ऐसा यूनिट इसका और इसका डायमेंशन, तो इसको लिखिएगा कि ये मात्रक विहीन होता है। ऐसा यूनिट लेस, इसका यूनिट नहीं होता है। हां, मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन और डायमेंशन विमा विहीन। बीमा विहीन, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस म्यू होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा पॉइंट, इसका मान, इसकी वैल्यू, इसका मान 0 से 1 के बीच में रहता है। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। इसका मतलब कांस्टेंट है ना। ये आई बात समझ में? मात्रक विहीन होता है, यूनिटलेस होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये घर्षण का आखिरी पॉइंट था, यहां घर्षण हो गया समाप्त। अब मैं जो भी बचा खुचा काम है जो समझाने का है, वो प्रश्न उत्तर के जरिए आपको जो जो चीजें समझाना है उसको समझाऊंगा। तो तैयार हैं प्रश्न के लिए? नहीं भैया, थोड़ा सा एक्टिव रहिए आप, क्योंकि ऊर्जा बहुत जरूरी है।
बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। मैं बहुत संजीदगा, ये जो बात मैं कह रहा हूं इसको ध्यान से नहीं सुनिएगा तो समझ में नहीं आएगा। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। नहीं समझ में आया ना, इसलिए कह रहे ध्यान से सुनो। ये मरने और जीने की बात है। जैसे कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में है तो उसको जाना है यहां से, और कभी भी किसी का कितना भी कीमती सामान हो जाएगा। कबीर कहते हैं इस दुनिया में जो है आपके पास, चाहे वो आपका सबसे प्रिय मोबाइल हो या सबसे प्रिय लैपटॉप हो या सबसे प्रिय आदमी हो, कभी भी आपसे जुदा हो सकता है। बात सीरियस है, तब कम से कम इतना तो फर्क कर लो कि कौन सी बात पे हंसना है, कौन सी बात और कहां और कैसे कही जाती है। ये वसीम मेरेलवी का शेर है कि कौन सी बात कहां और कैसे कही जाती है, ये शलीका हो तो सारी बात सुनी जाती है। तक कम से कम अब कब हंसा जाए, कब कुछ थोड़ा गंभीर है ना। आप उम्र कम से कम 20 से 25 के आसपास होगा सभी का। तो बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगने लगा है, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। लगने लगा है, लगेगा मगर ये लगेगा वाला चीन है ना, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आया समझ में कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं आया? फिर से सुनिए। चलिए अब पढ़ते हैं, बाद में सुनाएंगे। ये वाला खत्म कर दें। देखिए शेर था कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है पर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है पर लगेगा नहीं। लगेगा नहीं उसे देखकर मगर वो खुश है। लगेगा नहीं उसे देखकर मगर वो खुश है। मुझे, मैं खुश नहीं हूं मगर मुझे देखकर लगेगा नहीं। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? थोड़ा गहरी बात है, लगेगा मैं घूम गया। अब किसी ने कहा था कि सर आप अपनी रचना सुनाइए, आप जो लिखते हैं। तो मैं सुनाऊंगा तो जज नहीं करना है। जज करते हैं ना, जजमेंटल। लड़कियों पे बच्चे बड़ा जजमेंटल हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा है वैसा है। मतलब स्त्री को हमेशा जज किया जाता है। अगर स्त्री किसी से हंस के बात कर ले, स्त्री किसी से बाहर थोड़ा लेट नाइट में आ जाए, क्या दिक्कत है? तुम आ रहे हो, वो भी आ सकती हैं। समाज ने एक ब्रैकेट बना दिया है उनके लिए, ये गलत बात है। ठीक है, नहीं तुम बोल रहे हो, लेकिन ध्यान रखना समाज कोई दूसरे से नहीं बनता है, स्वीकार करना पड़ेगा। शुरू करें अब क्वेश्चन आंसर का दौर। भावार्थ समझा दें। पहला प्रश्न कहाँ गया? सबसे पहले वही था क्या? चलिए अभी हम ये प्रश्न जो कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं? ये प्रश्न वही जो हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, गति का नियम और फ्रिक्शन। ये तकरीबन 20 सालों का, 15 से 20 साल 2023 तक जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं इस बिंदु से, छोटे बड़े, इसमें मतलब बीपीएससी भी हो सकता है, यूपीपीसीएस भी हो सकता है, ठीक है, एसएससी, सीजीएल, दरोगा, यहीं से आपका प्रश्न उठाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल मैंने कल दिखाया था कि 2006 में पूछा गया प्रश्न आपके 2024 के पूछे गए पेपर में डायरेक्ट उठा के रख दिया गया था। ठीक है, अरे हाँ इंग्लिश में नहीं डाला है उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इंग्लिश इसका लिख देते हैं आपको। एक ये जैसे वॉशिंग मशीन है, इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग मशीन बोले, थोड़ा ऑप्शन होता है इंग्लिश में तो।
अच्छा, इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानते हैं? अपवहन, इसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। अब ये अब हर का करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है। अभी मैंने बोला था उनसे, अब ये कर नहीं पाए तो अभी क्या करें, कोई बात नहीं है। मैं पूरा वायदे के साथ जा रहा हूँ, अगली बार जब भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा इंग्लिश में लेके आऊँगा, ठीक है। अब आज तो कर ही लेते हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पे है? हाँ, अपकेंद्रन, ठीक है। क्यों? क्योंकि कपड़े को नचा के फेंकता है वो, और इसमें भी त्वरण काम करता है। जरा वो देख रहे हो, ऐसे फेंक रहा है वो। हाँ 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 हाँ, तो उससे क्या होता है, वो भी वही जो जिस पे वॉशिंग मशीन काम करता है वो भी उसी पे काम करता है। हालांकि ये बताऊंगा एक बार और, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्र और अपवहन बताऊंगा। सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ेंगे तो सर्कुलर मोशन में इसको पढ़ेंगे। 3 चैप्टर बाद सर्कुलर मोशन आ जाएगा हमारे पास। अरे पीछे चलना है अब, ये भाई जरा देख के चलो। नीरज गोपाल दास, नीरज नहीं, हाँ नीरज गोपाल दास नीरज की लिखी हुई लाइन है, पदार्थों के संवेग, जल्दी जल्दी देना है उत्तर। मोमेंटम, संवेग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब P = mv, मास और वेलोसिटी का गुणनफल, और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। अभी अभी लेटेस्ट प्रश्न है ये, देखिए देखो देखो देखो। बीपीएससी के परीक्षा 2023, सर पिछले 2 टर्म के 2 साल पहले या 1 साल पहले की बात है। देखो P = क्या होता है बताओ? कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो ये संवेग ये हुआ और वेग ये हुआ, दोनों के रेशियो करोगे तो वी कट जाएगा, क्या बचेगा? मास बचेगा। क्या बचेगा? मास बचेगा। आई बात समझ में? तो दिमाग लगा के डील कर सकते हो इसको। बल का गुणनफल मतलब F = ma, मास और द्रव्यमान, मास और एक्सेलरेशन। सभी लोग देख रहे हैं, यही काम का चीज है कि जो हमने पढ़ा उसको एमसीक्यू में कैसे दिमाग को अप्लाई करें। यही नहीं हो पाता है मैक्सिमम बच्चों से, और इसीलिए मैं ऐसा करता हूं कि टॉपिक के बाद उसी से जितना भी चीज हो बता दिया जाए, ताकि याद भी हो जाए और आपके जहन में एमसीक्यू डील करने का जो ट्रिक है, तरीका है, वो मालूम चल जाए। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, न्यूटन के पहले नियम से, न्यूटन के पहले नियम में कौन सा विज्ञान छिपा हुआ है? वो तो बताता है कि परिभाषा बता दिया। गति का विरोध, गति का विरोध करता है ना वो, या स्थिरता का विरोध करता है? इसमें कौन सा साइंस छिपा हुआ है? क्या दरअसल क्या बताना चाह रहा है वो? क्या सीख दे के जा रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? मेरे पूछने का मतलब ये है, वो विज्ञान वाला इसलिए मैंने बोला कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऐसे प्रश्न पूछा गया था। तो वो है कि ये ऑब्जेक्ट को स्टैटिक होने का विरोध करता है और मोशन होने का भी विरोध करता है। यही तो है, यही ना है कि वस्तु गति में हो तो भी विरोध करेगा, स्थिर है उसको गति में लाओगे तो भी विरोध करेगा। जैसे कोई गति में है तो रोकोगे तो विरोध करेगा, स्थिर है ढकेलोगे गति में लाओगे तो भी विरोध करेगा। यही तो है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ से क्या सीखने को मिलता है? चोट कितना लगेगा, यानी कि चोट का अधिक या कम लगना न्यूटन के सेकंड लॉ में मिलता है। और थर्ड लॉ में क्या मिलता है? थर्ड लॉ में मिलता है ज्ञान। क्या मिलता है? यह मिलता है बल की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ फोर्स। बल का परिभाषा, नेचर पता चलता है कि बल का मतलब क्या है। आप किसी चीज को धक्का दीजिएगा वो आपको धक्का देगा, यही तो नेचर है बल का। किसी के गाल पे तमाचा खींच दीजिए, चट देना मार दले, तो चट देना में लगेगा, गाल भी आप पे अप्लाई कराएगा। यही तो नेचर है। और ये कौन बताता है? इतनी बात समझ में आ रही है?
कैसे अंदर तक जाते हैं, चीजें वही है बट प्रश्न के लेवल पे कैसे सीखते हैं। तो तीनों याद रखिएगा। पहले नियम में पता चला है कि गति का विरोध और विराम का विरोध करता है, दूसरे में पता चला है कि चोट अधिक या कम लगता है, और तीसरे में पता चला है कि फोर्स का नेचर क्या है। फोर्स का नेचर यही है कि किसी को प्यार से हाथ मिलाइए या थप्पड़ मारिए उतना ही लगाएगा। एक प्रश्न आएगा भी कि 70 केजी का आदमी एक 50 केजी के आदमी से 50 न्यूटन का बल लगाया, तो बताइए कि वो 50 केजी का आदमी उस पर कितना बल लगाएगा? उतने ही लगाएगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड नाम क्या कहता है? हाँ, ठीक ठीक ठीक, एनटीपीसी का प्रश्न। तो ये समझ में आया। ऊर्जा का संरक्षण ये बताएंगे अगले चैप्टर में। ऊर्जा का संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और नहीं विनाश। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवा हमेशा रुक के नहीं होता, हवा है मतलब गति में है, तो क्या होगा? ये गति, रुकता नहीं है हवा भाई, चलते रहती है। गतिज ऊर्जा, हवा में कौन सी ऊर्जा? अब ये प्रश्न आ गया मजेदार तुम्हारे लिए। एक ट्रेन में, महिलाएं सुनिए आप लोग, एक ट्रेन में जैसे ही एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, टाइम क्या है? अच्छा अभी तो टाइम है अपने पास, है ना? कि थक गए आप? कहिएगा तो रोक देंगे, क्या कर सकते हैं। एक ट्रेन जैसे ही, खत्म नहीं होगा, 60 क्वेश्चन है। अच्छा 10 करवा के और कल इंग्लिश का लैंग्वेज डाल के तब लाएंगे, राइट? ठीक है, तो 10 तो कर लो, 4 और है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? पीछे की ओर झुक जाएगा तो स्थिरता का जड़त्व की गति का जड़त्व? अब देखो मेरे थियरी में यह बात लिखा गया है कि जड़त्व 2 तरह के होते हैं। ये किसी किताब में नहीं मिला कि जड़त्व 2 तरह के होते हैं, ये इसीलिए डाला है हमने क्योंकि इस पे प्रश्न किया जा चुका है कई बार, इसीलिए हमने थियरी में डाल दिया कि जड़त्व कितने तरह के, एक गति का जड़त्व और दूसरा, प्रश्न आ गया तुम्हें स्थिरता का जड़त्व। खाली जड़त्व पढ़ा दिए होते और ये प्रश्न आ गया होता तो फंस जाते। ठीक है, समझ में आई बात? अरे खुशी का माहौल है। अब मेरा लिखा हुआ एक शेर सुन लो, 3 क्वेश्चन और बचे हुए, तालियां बजनी चाहिए और बजा भी देंगे हम जानते हैं। यूं ही वक्त जाया करूं मेरे लिए, मैं अपने हिसाब से लिखता हूं, मैं जिस तरह से लिखता हूं उसे सुनो, समझ में आ जाएगा। मैं यूं ही वक्त जाया करूं, जाया मतलब होता है बर्बाद। मैं यूं ही वक्त जाया करूं, कोई मैखाना तो खोजो, मैं रोज आ जाऊंगा, मेरे कद का पैमाना तो खोजो। रुक जाओ, नहीं समझ में आया? फिर जाएगा। मैं यूं ही वक्त जाया करूं, कोई मैखाना तो खोजो, मैं रोज आ जाऊंगा, मेरे कद का पैमाना तो खोजो। और मैं चोर था, मशहूर भी बहुत, मोहब्बत के दुनिया में यारों। मैं चोर था, मशहूर भी बहुत, मोहब्बत के दुनिया में यारों। कितनी रानियां दफन है यहां, मेरा तहखाना तो खोलो। कितनी रानियां दफन, देखो बता दिया, वाह। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए, अब फिर ये कुछ लोग सोचेंगे अच्छा ये बात, मैं इसीलिए बोला जजमेंटल नहीं होना है, ये लिखावट है, मैं लिखता हूं। मैंने तो देश के लिए भी लिखा था, जब हमला हुआ था तो तब लिखा था मैंने, उस पर कुमार विश्वास हो या राहत इंदौरी हो, तब ने ट्वीट किया था मेरे, 2017 की बात है, उड़ी हमला हुआ था, तब मैंने लिखा था कि मैं जहां रहता हूं मैं हर वक्त कृष्ण को सजदा करता हूं। मतलब मैंने दोनों धर्म को मिलाने की बात की थी, ऐसे कि मैं नमाज में हर वक्त कृष्ण का सजदा करता हूं। मुझे किसी मंदिर का इमाम रख दिया जाए और मैं जहां रहता हूं मुर्दों का इलाका है, अब इस जगह का नाम शमशान रख दिया जाए। दहशते खून में रोज मेरे गांव का एक चौखट रंग जाता है। दहशते खून में रोज
मेरे गांव का एक चौखट रंग जाता है, अब मेरे गांव का नाम हिंदुस्तान रख दिया जाए। अब आया समझ में कि ऐसा ही ताली? देश की बात है दरअसल ये, और मैंने गांव से तुलना किया है कि रोज मेरे गांव में दसते खून में एक गांव कौन सा है, इसलिए मेरे गांव का नाम तुम क्या कर दो, हिंदुस्तान कर दो, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। अब आखिरी क्वेश्चन, नहीं 7वां, जल्दी से देखते हैं। एक पूर्णतः घर्षणहीन मतलब कंप्लीटली फ्रिक्शन लेस सरफेस है, पर एक व्यक्ति सीटी बजाने से, सीटी बजा रहा है, बिल्कुल घर्षण लेस है और सीटी बजा रहा है, सीटी बजा रहा है, क्या बजा रहा है? सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, पहला कथन। दूसरा, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य मतलब बाहरी एक्सटर्नल फोर्स क्रियाशील नहीं हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका संवेग h में परिवर्तन नहीं हो सकता है, मतलब इसमें कोई वेग नहीं हो सकता, यह कह रहा है। जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो? और ये कह रहा है कि पूर्णतः जब घर्षण जमीन पे नहीं हो और तुम सीटी मारोगे तो जिस डायरेक्शन में हवा दोगे उस डायरेक्शन से तुम पीछे आ जाओगे, क्योंकि हवा तुम्हें पीछे खींच देगा। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि तुम्हारे पांव के नीचे घर्षण नहीं है, व्यक्ति चल ही पाता है घर्षण के कारण। तुम खड़े हो और बिल्कुल स्लीप मोड में, तो कल्पना करो, इमेजिन करो, और फूंकना है, सीटी बजाने के लिए फूंकना पड़ेगा। फूंकोगे तो ये एयर तुम्हें क्या कर देगा, क्योंकि पांव के नीचे क्या नहीं है, घर्षण नहीं है। तो ये दोनों सही है, ये दोनों लाइन सही है, किंतु अच्छा ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी ला दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये दोनों सही है, बट ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसका बी होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा, कंपेयर, सड़क पे चलने के बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि अभी लाइन लिखवाया था कि घर्षण बर्फ पे बहुत कम होता है, इसलिए चलना क्या होता है, मुश्किल। यही तो लिखवाया था लैंग्वेज, और यहां कठिन दिया है, तो दिक्कत होना चाहिए कुछ। क्या होगा आंसर? एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, यानी कि ये v हो गया, चाल से कूदा, और नाव 0.5 कूदेगा तो नाव पीछे जाएगी, तो नाव की वेलोसिटी यहां कह रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ये नाव की वेलोसिटी है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, या कर दूं? देखो, एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसको बोलते हैं संरक्षण का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। हाँ, मतलब ये होता है कि जो, अब ये तो कह रहा है कि, फिर से समझना, जल्दी में नहीं, 2 लाइन बस, कितना है 9 नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, तो जल्दी में नहीं, भूख मुझे भी लगी है। एक मनुष्य स्थिर नाव में, तो कूदने से पहले का सीन, तो जब कूदने से पहले दोनों का 0 होगा, कूदने से पहले जो mv दोनों का होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कूदने से पहले u मान लेते हैं, u1 और u2 0 होगा, लेकिन जब कूदेंगे तब क्या होगा, देखो इसका mv क्या हो जाएगा बताओ, mv कितने के स्पीड से, तो ये तो m में क्या मल्टीप्लाई होगा, 5 मीटर, तो m इंटू क्या होगा 5, यही तो होगा। अरे संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ये क्या कह रहा है, मनुष्य कोई भी मानव है इतना सेकंड चाल से कूदा, 0.5 मीटर सेकंड की चाल से ना, तो वेलोसिटी इतना है और व्यक्ति का वेलोसिटी इतना है, तो व्यक्ति का मोमेंटम इतना हो जाएगा, और फिर किसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा,
m इंटू 0.5। तो इनका कूदने के बाद और कूदने के पहले दोनों को इक्वल कर देंगे तो निकल जाएगा। कूदने के बाद और कूदने के पहले, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है कि m1 v1 माइनस m2 v2 इक्वल टू 0 होता है। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। मतलब क्या इक्वल करेंगे कि इन दोनों को m इंटू 5 प्लस m इतना इक्वल टू m इंटू 0.5 ऐसे इक्वल कर देंगे। दोनों को कर देंगे ना फॉर्मूला के बेस पे। और m को, अब दोनों का मास है तो मास अलग अलग, इसको n लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं? नाव को n लिख देते हैं और आदमी को m लिख देते हैं। ये फॉर्मूला होता है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता मत करिएगा, जब वो चैप्टर आएगा तो हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आ गया है तो देख लीजिए। n को इधर लाएंगे तो क्या होगा? m बटे n, और ये 5 इधर जाएगा तो 0.5 इंटू 5। तो इसको क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहां पे 10 नहीं होगा। अरे भाई इसको काटो, तो इसको काटेंगे तो क्या करेंगे? नीचे 10 देंगे, तो जैसे ही 10 देंगे ये क्या हो जाएगा? 5 होगा। तो 5 10 यहां, तो हम ऐसे लिख सकते हैं n बटे m इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। और n बराबर लिखेंगे 10m। मतलब कि ये जो मास है, ये वस्तु किसका मास है? बताएं कि नाव की द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना है? तो नाव का द्रव्यमान n, तो कितना गुना? 10 गुना। नहीं समझ में आएगा तो चिंता मत करिएगा, अगले क्लास में ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि आधा दिमाग आपको घर जाने के चक्कर में है। लास्ट क्वेश्चन हो गया। निम्न पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है मतलब सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर, जैसे वही ऑटो जब एक सर्कल से घूम के जाती है, वही वाला सीन है। याद, जैसे मान लो कि तुम गाड़ी पे बैठे हो, ऑटो पे या बस पे, और वो बस इस गोलंबर से घूम रही है, वही वाला कंडीशन है। तीव्र गति से 4 पहिया वाला वाहन पे बैठे हो तुम, तो क्या होगा? बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहरी पहिया पे उल्टेगी, बाहर के तरफ फिसलेगा। ये सही है। देखो ऐसे जैसे घूमे खूब तेजी से तो कहां फिसलेगा? बाहर। और जब बाहर फिसलेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? बोलो बोलो, फ्रिक्शन कहां लगेगा? कहां लगेगा? क्यों? क्योंकि फिसलेगी किधर? तो बाहर की तरफ फिसलेगा। अंदर के पहिया पर उल्टेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। देखो ये तो नहीं होगा और ना ही ये होगा। अंदर वाले पहिया पे वो उल्टेगी अंदर वाले पहिया पे, लेकिन वो बाहर की तरफ फिसलेगी। यही ना उठेगा ऐसे। तो अंदर वाली पे बाहर की तरफ फिसलेगी और अंदर के पहिए पर उल्टेगी। तो कौन सा है? 2 और 3 किसमें है? नहीं है। अच्छा, सी नंबर उत्तर होगा। समझ में आया? फिर से सुनो। तुम एक बस में बैठे हो, एक बस में बैठे हो और गोलंबर पे बस है और खूब तेजी से है, धीरे नहीं है, और अचानक घुमा लिया। अब बस पलटना है, तो बस पहले बताओ कि स्लिप किधर करेगी? बाहर की तरफ, क्योंकि उस पर इनर्सिया काम कर रहा होगा। वो जाना चाह रही थी सीधे, लेकिन ड्राइवर ने कह दिया तू उधर घूम। अब न्यूटन का पहला नियम याद करिए, जिस दिशा में जाना चाहेगा उसी दिशा में जाएगा। जा रहा था सीधे, अचानक घूम लिया, तो फेंकेगा किधर? वो बल बाहर की तरफ। तो पहला चीज मिला कि बस कहां फिसलेगी? जब बाहर की तरफ फिसलेगी तो कौन सा चक्का उठेगा? किस कारण से वो उल्टेगा? अंदर वाले चक्के के कारण। यही ना उठ जाएगा भाई। उठेगा कौन? अंदर वाला चक्का। बाहर वाला पे वो रुक के उल्टेगी। बाहर वाला वैसा ही है। अच्छा, वो कह रहा है कि पलटेगी कैसे? तो अंदर वाला जो इधर वाला चक्का यही ना उठ जाएगा जी, तभी ना इधर पलटेगी। नहीं समझ में आया क्या? इधर वाला चक्का उठ जाएगा तो अंदर वाले चक्के की वजह से उल्टेगी, और जो फिसलेगी वो किधर फिसलेगी? बाहर की तरफ। यही कह रहा है कि बाहर की तरफ फिसलेगी और अंदर के पहियों पर उल्टेगी।
अच्छा, इसको आप ऐसे तो नहीं सोच रहे कि पहिया तो बाहर वाला है तो बाहर पे उल्टेगी ना, नहीं, ये मत समझिए। ये समझिए कि किस कौन कारण बना, ये उठता नहीं तो पलटती अंदर वाला, वो तो चल ही रहा है, वो बेचारा तो चल ही रहा है, दिक्कत अंदर वाला पहिया कर रहा है, ये खड़ा हो गया, वो पलट गई। तो किस पे पलटेगी, किसके वजह से पलटेगी? डिस्टर्ब कौन हो रहा है? अंदर वाला पहिया ना। कोई बात नहीं है, फिर कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा अब जब आप पूरा चीज पढ़ लिए हैं, और जब ये, और हमें भी मजा आएगा। एक भी लोग आपके साथ, और भी एक लड़की थी, 2-3 आगे बैठती है, सब कहां चले गए? उसे बोलिए कि आए, क्लास इंपॉर्टेंट चल रहा है, ऑप्शन मत करिए। और कल इस जितने लोग यहां हैं, जितने लोग यहां हैं, सभी लोगों को कल आना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप क्लास ले रहे हैं तो समझ में आएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।